स्वराज एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे चित्रकूट, जहां चित्रकूट में भारत रत्न नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह मुख्यमंत्री डॉक्टर लगता है। कृषि के क्षेत्र में दीनदयाल शोध संस्थान के जो आकार 4 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो देश के लिए इस क्षेत्र के नए प्रतिमान बन रहे हैं। इंटीग्रेटेड चिकित्सा की नानाजी की कल्पना आज पूरी दुनिया में प्रचलित हो रही है। पारंपरिक कारीगरी को प्रमोट करने की नानाजी की कल्पना को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्रीय नीति कार्यक्रम के रूप में देश के सम्मुख प्रस्तुत किया है। परंपराओं को संजोड़ने के साथ साथ इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ता व विशेषज्ञ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से गांवों में अपने इंटरवेंशन के अद्भुत नमूने भी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक संस्कार और सहकारिता के गुण। हर वर्ष नानाजी की पुण्यतिथि पर जो भंडारा आयोजित होता है, वह समाज की सहभागिता का अनूठा उदाहरण है। इस बरस भी एक मुट्ठी अनाज और कम से कम 1 रुपया ऐसा इकट्ठा करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने 156 पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में 9,883 परिवारों के साथ संपर्क किया। वहां 96 क्विंटल अनाज और 1.5 लाख से ऊपर की धनराशि भी इकट्ठी हुई। उसके अतिरिक्त सारी भोजन सामग्री ग्रामवासी स्वयं लेकर आए हैं, स्वयं ही बना रहे हैं। कल रात भी हमने देखा कि महिलाएं गीत गुनगुनाते हुए पूड़ियां बेल रही थी और उनमें अपना प्यार उड़ेल रही थी। प्रसाद की नींव को भी दिव्यता की चाशनी में समाज के ही बंधु बना रहे थे। ऐसे उदाहरण कहीं देखने को मिलते हैं। हमने भंडारे का रसास्वादन लिया होगा या अभी इसके साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए हमारे कार्यकर्ता हर बरस ऐसी गोष्ठियों का भी आयोजन करते हैं, गांववासियों को आधुनिक युग से कदम ताल कराते हैं। इस बार भी 5 ऐसे ही समुदाय विषयों पर गोष्ठियां आयोजित की गई। इन गांववासियों के अनुभवों को सुनने समझने के साथ देश भर से जो पधारे विशेषज्ञ हैं, उनके साथ कुछ नई बातें साझा हुई। मणिपुर से भी वहां के कुलपति महोदय के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम ने अपने अनुभव सबके सामने रखे। महिलाओं व युवाओं की सहभागिता विशेषकर उल्लेखनीय रही इन सभी सेमिनार्स में। दीनदयाल शोध संस्थान ऐसे ही उपक्रमों से समाज के सभी वर्गों के बीच पहुंचने का प्रयास रहा है। जहां हमें संतों का निरंतर आशीर्वाद मिलता रहा है, वहीं शास्त्र के भी हम कृतज्ञ हैं कि उनका भी सत्सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। आप सभी को नमस्कार और एक बार श्रद्धेय नानाजी के चरणों में पुनः प्रणाम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान सचिव। अब आज का जो सबसे नवीगत राम दर्शन का लोकार्पण और नवीन दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रतिमा का अनावरण का कार्य अपने मुख्य अतिथि और पूरी मुरारी बापू सम्मानित अतिथियों के द्वारा होगा। रिमोट से उसका उद्घाटन होगा अनावरण के लिए। और साथ में आग्रह करूंगा श्री पुनीत सोहल जी और अशोक सोन कुसरे जो का वास्तुकार हैं इसके राम दर्शन के, और अपनी टीम से आग्रह करूंगा कि रिमोट हाथ में दें माननीय मुख्य अतिथि जी के हाथ में। नरेश कुमावत जी से आग्रह वो मंच पर आए जो दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का अनावरण। मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि पुनीत सोहल जी और अशोक सोन कुसरे जी और नरेश कुमावत जी को थोड़ा सम्मानित करें। आग्रह मेरा टीम का। और साथ में नरेश कुमावत जी अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रतिमा भी लेके आए हैं, वो भी प्रदान करेंगे। अशोक सोन कुसरे जी साथ आप आगे जाए।
मोबाइल प्रख्यात मूर्तिकार अपने प्रख्यात कलाकार सुहास बहुलकर जी, उनका भी परिकल्पना रही है और अभी वो विदेश में है। देश के बहुत विख्यात आर्टिस्ट हैं, अभी नहीं हो पाए तो अशोक सोनकुसरे जी उनके सहायक हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं अपना सम्मान। नरेश कुमावती पिलानी से हैं और बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते हैं देश भर में। माननीय गृह मंत्री जी द्वारा एक हनुमान जी की प्रतिमा का सलकनपुर में हुआ, वो भी उन्होंने बनाई थी। वो माननीय गृह मंत्री जी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अपनी ओर से बनाई हुई। पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में देखें तो राजनीति में रहते हुए भी अजात शत्रु दुनिया छोड़कर जाना बड़ा कठिन है। मैंने मेरे जीवन में नाना जी के लिए कोई गलत बात करते हुए किसी को नहीं सुना है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। राजनीति में रहते हुए सर्व स्वीकृति लाना भी बड़ा कठिन है। राजनीतिक उद्देश्यों से भी विरोध करना पड़ता है, परंतु इतने लंबे जीवन में किसी ने नाना जी का विरोध करने का साहस नहीं किया, विरोध करना उचित भी नहीं माना। एक प्रकार से कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के साथ संपर्क भी बनाया, वो क्षेत्र की स्वीकृति भी प्राप्त की और सम्मान भी प्राप्त किया। एक में इतना सारा करना मुझे लगता है बहुत कठिन है। और राजनीतिक क्षेत्र में तो विशेषकर जनता कई नेताओं को राजनीति छुड़वाती है। नाना जी ने केवल और केवल 60 की आयु में, जब जनता पार्टी अधिकार में थी, तब निर्णय किया कि 60 साल हो गए, बाकी का जीवन एकात्म मानववाद को जमीन पर उतारने के लिए व्यतीत करेंगे। वो राजनीति में भी जल कमलवत रहे। कोई बुराइयां अपने को छूने नहीं दी और पूरा जीवन बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने राजनीति के अंदर अपने व्यवहार से, अपनी कर्मठता से और अपने संस्कार से कई सारे ऐसे सिद्धांत प्रस्तापित किए जो आने वाली एक सदी तक देश के लिए राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञों के लिए आदर्श सिद्धांत बनकर रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। एक ही कालखंड में दो महापुरुष भारतीय जनसंघ ने देश की राजनीति को दिया। दोनों का जन्म 1916 में हुआ। नानाजी देशमुख और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जब देश आजाद हुआ था, देश की नीतियां बन रही थी और जो भारत को मानते हैं, भारत को जानते हैं, भारत का सम्मान करते हैं, वो सभी लोग आश्चर्यचकित होकर आजाद हुए देश की नीतियों को देख रहे थे। बड़े दुख के साथ देख रहे थे, बड़ी चिंता के साथ देख रहे थे, क्योंकि देश की विदेश नीति हो, देश की अर्थनीति हो, देश की कृषि नीति हो, देश की शिक्षा नीति हो, एक भी नीति में
हमारे चिर पुरातन राष्ट्र की मिट्टी की सुगंध नहीं थी। पश्चिम से उठाए गए सिद्धांतों को हिंदीकरण कर जवाहरलाल नेहरू की सरकार लेती थी। उस वक्त पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद इस सिद्धांत प्रस्तापित कर हमारा आर्थिक दर्शन कैसा हो, हमारा विदेश नीति कैसा हो और हमारा विश्व को देखने का, विश्व बंधुत्व के आधार पर हमारा नजरिया कैसा हो, वो सिद्धांत प्रस्तापित किया। और वो सिद्धांत आज भारत को सर्व विश्व में श्रेष्ठ बनाने की दिशा में आगे ले जा रहा है। भारत के विकास के मॉडल को पंडित दीनदयाल जी ने अंत्योदय के नाम से रखा। विकास की पंक्ति में जो अंतिम खड़ा है, जब तक इसका विकास नहीं होता, विकास कितना भी हो जाए उसके मायने नहीं रहते। अंतिम व्यक्ति का विकास ये राष्ट्र के विकास का परिचायक होना चाहिए। और विकास होना भी चाहिए, मगर विरासत को साथ में रखकर करना चाहिए। हमारा जो है उसको आगे बरकरार रखकर आगे बढ़कर विकास करना चाहिए। और ये दोनों सिद्धांत, मैं बड़ी बड़ी बात बता रहा हूं क्योंकि मैं नाना जी के रेफरेंस में बात कर रहा हूं। एकात्म मानववाद के दोनों चीजों को बहुत सारे लोग एक आदर्श विचार मानते थे, मगर मनोमन कहते थे, कुछ मुखर कर कहते थे, इसको जमीन पर कैसे उतारना, ये संभव ही नहीं। 50-60 करोड़ गरीब लोगों के विकास को एक साथ लेकर अगर राष्ट्र का विकास करने चलेंगे तो राष्ट्र ही तो दुनिया की सापेक्षता में पीछे पड़ जाएगा। ये यक्ष प्रश्न, ये विचारधारा पर खड़े होते थे। और नाना जी ने जब राजनीति छोड़ा, तब ग्रामोत्थान के माध्यम से अंत्योदय के सिद्धांत को जमीन पर उतारने के लिए चित्रकूट को उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो नाना जी ने किए हुए असंख्य प्रयोग, जो देखने में तो छोटे छोटे थे, मगर वो प्रयोगों ने भारत भर के गांव का दृश्य परिदृश्य बदलने का काम किया है। भारत के हर गरीब को अपनी मूलभूत सुविधाएं से युक्त करने की प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को दी है। और आज एक 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 60 करोड़ गरीबों को घर में शौचालय, पीने का पानी, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज, घर में बिजली और 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं एक 10 साल के अंदर मिली। और ग्रामीण विकास का जो प्रकल्प नाना जी ने आगे बढ़ाया, आज देखते हैं कि गांवों को गोकुल गांव बनने की दिशा में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है और इसको जमीन पर उतारने का भी काम हुआ है। इसका सबसे पहला चिंतन, मनन और क्रियान्वयन अगर किसी ने किया था तो वो नाना जी ने किया था। दीनदयाल शोध संस्थान के साथ मैं भी कुछ सालों तक जुड़ा रहा हूं और मेरे जुड़ने का कारण दीनदयाल शोध संस्थान की मासिक पत्रिका मंथन था। भारतीय जनता पार्टी और पूरे परिवार की विचारधारा को जितनी स्पष्टता से मंथन के अंदर व्याख्यायित किया गया, मैं मानता हूं वो मंथन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वेद और उपनिषद से जरा भी नीचा स्थान नहीं रखता।
भारतीयता को बरकरार रखते हुए हमारी कृषि कैसी हो, भारतीयता को बरकरार रखते हुए आधुनिक से आधुनिक शिक्षा भारत में कैसे लाया जाए और भारतीयता को बरकरार रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम के विचार को समग्र विश्व के अंदर कैसे प्रस्तापित किया जाए और अंत्योदय के आधार पर इस देश का विकास कैसे हो। कई सारी देश की समस्याओं को नानाजी के नेतृत्व में बने एक वैचारिक समूह ने मंथन के माध्यम से देश भर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए रखने का काम किया और आज भी मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के लिए ढेर सारी पहेलियों का रेफरेंस बुक अगर कोई एक है तो वो पुराने मंथन के अंक है। इसके माध्यम से ही कई सारी समस्याओं का समाधान होता है। भाइयों बहनों, नानाजी कुशल संगठक थे। जब इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगाया, लोकतंत्र पर और लोगों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया, ढेर सारा विपक्ष बिखरा बिखरा था, मगर जनचेतना थी, जनचेतना जागरूक हो गई थी। 19 महीनों के बड़े संघर्ष ने लोगों को डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़ा कर दिया था। लोग जनतंत्र को, लोकतंत्र को बचाना चाहते थे। चुनाव हुआ, इंदिरा जी का घोर पराजय हुआ, लोकतंत्र की विजय हुई। दुनिया भर के राजनीतिक पंडित सोच रहे थे कि अब क्या होगा, ये सब बिखर जाएंगे, मगर जेपी के साथ रहकर नानाजी उन चुनिंदा नेताओं में थे जिन्होंने जनता पार्टी की रचना में बहुत बड़ी भूमिका अदा की और एक पहली गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में अस्तित्व में आई और लोकतंत्र आगे बढ़ गया। कई बार एक छोटा सा काम देश को बहुत बड़े संकट से बचा लेता है। जनता पार्टी की रचना के वक्त मैंने कई वरिष्ठ जनसंघ के नेताओं से सुना था, आज भी कह रहे हैं कि जब जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ, ढेर सारे लोग अपने युवा बेटे की मृत्यु जितना शोक कर रहे थे, मगर उस वक्त नानाजी ने दल नहीं, राष्ट्र प्रथम का निर्णय और राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रस्तापित कर जनता पार्टी बनाने का काम किया और उसके बाद से आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कि आपातकाल लगाए। वो जो उदाहरण प्रस्तापित हुआ, वो उदाहरण ने देश के लोकतंत्र को एक बहुत बड़ी ताकत देने का काम किया। उसी चुनाव में नानाजी बलरामपुर से जीते, बलरामपुर की महारानी के खिलाफ चुनाव लड़े और जीते। जीतने के बाद बड़ी विनम्रता से महारानी के घर पर जाकर कहा, आपकी जनता ने मुझे चुना है, मेरा सहयोग करेगा, हम दोनों मिलकर बलरामपुर का भला करने के लिए काम करेंगे। ये उदात्त भावना राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर कार्यकर्ता, हर नेता के लिए पथ प्रदर्शक है। वही रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। नानाजी के समग्र व्यक्तित्व को देखें तो पूरा जीवन संघ के संस्कारों से संस्कारित रहा। इसके साथ साथ
तिलक महाराज का राष्ट्रवाद और गांधी जी का ग्राम स्वराज, ये तीनों का अद्भुत मेल अगर किसी एक व्यक्ति में देखने को मिलता है तो वो व्यक्ति का नाम नानाजी देशमुख है। और इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी कि एक राष्ट्र ऋषि की भांति नानाजी ने कांतिमय जीवन जिया है और कई लोगों के जीवन में कांति का प्रसार करने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि अब्दुल कलाम जी ने ठीक ही उपाधि दी थी और जैसे ही पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जरा भी देर करे बगैर नरेंद्र मोदी जी ने नानाजी को भारत रत्न की उपाधि देने का भी कहा। कई बड़े बड़े व्यक्ति बड़ी उपाधि से अलंकृत होते हैं और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी प्रसिद्धि ज्यादा नहीं होती मगर उपाधि उनको मिलने से उपाधि अलंकृत होती है। वो नानाजी उसमें से एक। मैंने नजदीक से नानाजी को देखा है, जिन्होंने नहीं देखा है उसको ये सारी चीजें समझना बड़ा कठिन है। आज की राजनीति में कहीं स्टेज पर स्थान एक की जगह 2 नंबर का मिल जाए और फोटो में बीच में कोई आ जाए तो भी सुबह सुबह अखबार देखकर मन खट्टा हो जाता है। स्वयं राजनीति छोड़कर 60 साल से 100 साल के 40 साल का सुदीर्घ काल तिल की तरह अपने आप को घिसते 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 राष्ट्र की सेवा में लगाना, ये उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति कभी न खत्म होने वाली राष्ट्रभक्ति हो तभी हो सकता है। और वो नानाजी ने कर कर दिखाया है। आज हजारों की संख्या में सरस्वती शिशु मंदिर ढेर सारे बच्चों के जीवन में शिक्षा और संस्कार दोनों देने का काम करें। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि गोरखपुर में सबसे पहला सरस्वती शिशु मंदिर सम्मानीय नानाजी ने बनाया था और वो नींव आज एक बहुत बड़ी वटवृक्ष बन चुकी। और नानाजी ने पूरा जीवन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को चरितार्थ करने के लिए, लोकप्रिय करने के लिए किया। और मित्रों, आज हम सब नानाजी की ही कर्मभूमि चित्रकूट धाम में, जिस भूमि को प्रभु श्री राम और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पावन किया, इस भूमि पर आज नानाजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज यहां पर मैं दीनदयाल शोध संस्थान को बहुत बहुत साधुवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आज उन्होंने यहां पर डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी का भी मूर्ति प्रस्थापित करने का काम किया। जैसा मैंने पहले कहा, काफी लोग चिंतित थे, उद्वेलित भी थे, दुखी भी थे, दुख से भी आगे विषाद में थे कि देश किस ओर चल पड़ा और बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। उस वक्त भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक दीनदयाल जी थे। इन्होंने नेता के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं, संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी की कल्पना रखी। और राजनीति का आधार अपनी पार्टी का विस्तार नहीं हो सकता है, अपनी विचारधारा हो सकती है जो देश को आगे बढ़ाने का काम करती। वो भारतीय जनसंघ की स्थापना में दीनदयाल जी का बहुत बड़ा
योगदान रहा। उन्होंने हमारे सारे सिद्धांतों को, हमारे सारे विचारों को आकार देने का काम किया। एकात्म मानववाद का सृजन किया और व्यक्ति से समष्टि तक की पूरी यात्रा को इसके अंदर समाहित किया और एक पूर्ण दर्शन राष्ट्र के विकास का, समाज के विकास का और व्यक्ति के विकास का हम सब के लिए छोड़ कर गए। और दीनदयाल जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ रहकर बोया हुआ वो बीज आज बहुत बड़ा वटवृक्ष बना है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारत को समग्र विश्व में हमारे ज्ञान को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को प्रस्थापित करने का काम कर रहा है। आज मैं जब यहां आया हूं तब ये चित्रकूट धाम सब भारतवासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। प्रभु श्री राम ने सबसे ज्यादा समय अपने वनवास में कहीं बिताया तो यहीं बिताया। यहां कामता नाथ स्वयं विराजमान है। महर्षि भारद्वाज, वाल्मीकि, अत्रि, कुछ समय अगस्त्य भी, ये सब ने इस ऊर्जावान भूमि पर रहकर विश्व कल्याण के लिए चिंतन किया है। आज उसी भूमि पर, नाना जी की कर्म भूमि पर मैं नाना जी को श्रद्धांजलि देने आया हूं और दीनदयाल जी की जो प्रतिमा प्रस्थापित की है, दीनदयाल जी के प्रति भी मेरा सम्मान व्यक्त करने आया हूं। आज हम सब नाना जी के पूरे जीवन कार्य को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत लंबे समय तक नाना जी और दीनदयाल जी ने अपने काम का संदेश, अपने विचारों का संदेश और हमारे सिद्धांतों को जो आकार देने का काम किया है, वो न केवल भारतीय जनता पार्टी, राजनीति में काम करने वाले हर कार्यकर्ता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। फिर से एक बार ये दोनों महापुरुषों को और विशेषकर क्योंकि आज उनका पुण्यतिथि है, श्रद्धेय नाना जी को हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात पूर्ण करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, आज के दिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि आसपास के गांवों के सभी लोग मिलकर एक भंडारा प्रसाद का आयोजन करते हैं। वो आयोजन पूज्य संतों के प्रसाद से शुरू हो चुका है और लगभग 15 से 20 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। बगल में भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। आप यहाँ पधारे हमारे आग्रह पर और आपका जो शाश्वत उद्बोधन हुआ उससे हम लोगों को मार्गदर्शन और नाना जी के जो कुछ अन्य पहलू थे, जो आपका व्यक्तिगत अनुभव था, वो आपने हम लोगों के साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत आभार। मैं आग्रह करूंगा पूज्य संत मुरारी बापू जी से कि वो पधारें चित्रकूट में। वो हमेशा आते रहते हैं, सतत रूप से उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। नाना जी से भी उनका गहरा संबंध रहा हमेशा से। आज वो हमारे बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पधारें और हम लोगों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। पूज्य मुरारी बाबू।